वन रैंक वन पेंशन यानी ओआरओपी कई सालों से एक लंबित मांग जो 1 जुलाई 2014 यानी 1 जुलाई 2014 से पूरी हुई। इसके बाद 5 साल के बाद 1 जुलाई 19 से दूसरा रिवीजन मिला और 1 जुलाई 2024 से तीसरा रिवीजन मिला। लेकिन क्या हमें पता है कि ओआरओपी का इतिहास क्या है? 2011 की जो कोश्यारी समिति है उसकी रिपोर्ट क्या कहती है और सरकार का 7 नवंबर 2015 का ऑफिस ऑर्डर क्या कहता है, मार्च 2022 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या कहता है और एएफटी दिल्ली का जनवरी 2025 का फैसला क्या कहता है, इन सब को लेकर आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। वन रैंक वन पेंशन सिंप्लीफाइड रूप में 6 महत्वपूर्ण तथ्य जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। आज हम वन रैंक वन पेंशन के महत्वपूर्ण विषय को सरल शब्दों में समझेंगे। इस विषय पर पिछले 5 दशकों से अधिक समय से बहस चल रही है। हर पूर्व सैनिक ने ओआरओपी के बारे में सुना है, लेकिन बहुत ही कम लोग इसका पूरा इतिहास जानते हैं। इसकी मांग क्यों हुई, सरकार ने क्या लागू किया, अदालतों ने क्या कहा और आज ये मामला किस स्थिति में है। तो आगे हम एक एक करके जो 6 भाग है उसमें वन रैंक वन पेंशन को समझेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि ओआरओपी की परिभाषा क्या है, उसके बाद ओआरओपी का इतिहास क्या है, फिर 2011 की कोश्यारी समिति की रिपोर्ट क्या कहती है, उसके बाद सरकार का 7 नवंबर 2015 का ऑफिस ऑर्डर क्या कहता है और मार्च 2022 का माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आया है उसमें क्या लिखा है और एएफटी दिल्ली का जनवरी 2025 का फैसला क्या है। सबसे बड़ी बात यह कि इतने सारे फैसले आ चुके हैं, कार्यालय आदेश निकल चुके हैं, लेकिन एक वर्ग है, एक कैटेगरी है जो अभी भी ओआरओपी से वंचित है, वो है प्री मैच्योर रिटायरीज। हाँ, जनवरी 2025 में आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल दिल्ली ने एक फैसला देके प्री मैच्योर रिटायरीज को भी ओआरओपी देने का आदेश दिया था, लेकिन ये आदेश किस पोजीशन में है, सरकार ने इसको माना या नहीं माना, इसको लेकर अभी भी कोई भी आउटकम इसके ऊपर नहीं है, ना ही सरकार ने इसको माना। सबसे पहले जानते हैं ओआरओपी की परिभाषा। ओआरओपी की जो परिभाषा है वो इस वन रैंक वन पेंशन में ही छिपी हुई है, यानी समान सेवा अवधि और समान पद के लिए समान पेंशन जो कि सेवानिवृत्ति की तारीख से अप्रभावित हो। इसका मतलब है कि अगर 2 सैनिक 20 साल की सेवा के बाद नायक के पद से सेवानिवृत्त होते हैं, तो चाहे एक 1985 में सेवानिवृत्त हुआ हो और दूसरा 2020 में, दोनों को एक समान पेंशन मिलनी चाहिए। लेकिन क्या एक समान पेंशन मिल रही है? नहीं मिल रही है। यही ओआरओपी की विसंगति है। तो यह महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, अधिकांश सरकारी कर्मचारी 60 साल की आयु तक अपनी सेवा पूरी करते हैं। केवल आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड को छोड़ के बाकी जो सिविल के कर्मचारी है वो 60 साल तक अपनी सर्विस करते हैं, 60 साल तक पूरी सैलरी लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ सैनिक बहुत पहले ही सेवानिवृत्त हो जाते हैं। बहुत ही कम सैनिक होते हैं जो उच्च रैंक तक जाने के बाद 45-50 साल तक सर्विस करते हैं। बाकी मैक्सिमम 35 से 40-45 साल तक रिटायर हो जाते हैं। एक सिपाही 35 से 37 साल की उम्र में ही सेवानिवृत्त हो सकता है, जैसे वो 40 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। केवल अधिकारी ही 54 से 60 वर्ष की आयु तक सेवा कर सकते हैं। इसलिए अधिकांश सैनिकों के लिए पेंशन ही जीवन के अगले 30-40 वर्षों के लिए एकमात्र वित्तीय सहारा है। पेंशन में किसी भी प्रकार की कमी से भारी असमानता और कठिनाई उत्पन्न होती है। दुर्भाग्यवश 2014 से पहले एक ही पद के लिए भी पेंशन में सेवानिवृत्ति की तिथि के आधार पर बहुत अंतर होता था। इसलिए ओआरओपी की मांग न्याय का मुद्दा बन गई। बात करें ओआरओपी के इतिहास की, तो कहानी शुरू होती है 1973 में।
1973 से पहले अधिकारियों के लिए पेंशन उनके द्वारा प्राप्त अंतिम वेतन के 50% पर निर्धारित की गई थी और जेसीओआर को अंतिम प्राप्त वेतन का 70% पेंशन प्राप्त होती थी। इसमें यह बात स्वीकार की गई थी कि सैनिक कम उम्र में सेवानिवृत्त होते हैं और उन्हें अधिक पेंशन सहायता की आवश्यकता होती है। इसके बाद 1973 में इंदिरा गांधी ने तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर सैनिकों की पेंशन कम कर दी, 70% से 50% कर दी और अधिकारियों को जो 50% की बात कही जा रही है उसकी जगह 30% मिलती थी, उसको बढ़ा के 50% कर दी और उन्हें जो आम नागरिकों के बराबर कर दिया। सैनिकों की पेंशन में गिरावट आई, जबकि नागरिकों की पेंशन में बढ़ोतरी होती गई और अधिकारियों की पेंशन में भी बढ़ोतरी हो गई। अब यह हुआ सैनिकों के साथ में अन्याय और यहीं से शुरू हुई वन रैंक वन पेंशन की मांग। तो 1973 से अगले 40 सालों में क्या हुआ? प्रत्येक वेतन आयोग ने इस मांग पर ध्यान दिया, कई संसदीय समितियों ने इसका समर्थन किया, सरकारों ने अपने भाषणों में इसे स्वीकार किया कि हम वन रैंक वन पेंशन देंगे। फिर अगले चुनावों में फिर दोनों सरकारें कहती थी, दोनों पक्ष विपक्ष कहते हम वन रैंक वन पेंशन देंगे, लेकिन 40 सालों तक किसी ने वन रैंक वन पेंशन नहीं दिया। अब बात आई 2011 की कोश्यारी समिति। एक समिति बनाई गई, कहा कि यह समिति है जो वन रैंक वन पेंशन देने के लिए अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। तो 2011 में श्री भगत सिंह कोश्यारी जो उत्तराखंड के सांसद हैं, इनकी अध्यक्षता में गठित रक्षा संबंधी संसदीय समिति ने इस मामले का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया और इसने 19 दिसंबर 2011 को अपनी रिपोर्ट सौंप दी और यह एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। इस समिति में जो मेन पॉइंट थे वो क्या थे कि ओआरओपी की मांग बिल्कुल सही है, ओआरओपी कोई दान नहीं है बल्कि न्यायोचित न्याय है। सैनिकों की तुलना नागरिकों से नहीं की जा सकती क्योंकि वे बहुत पहले रिटायर हो जाते हैं, कठिन और खतरनाक परिस्थितियों में देश सेवा करते हैं और उनके पास री एम्प्लॉयमेंट के लिमिटेड ऑप्शन होते हैं। तो क्या वित्तीय बहाना कमजोर है? क्योंकि सरकारें कह रही थी कि हमारे ऊपर वित्तीय भार बढ़ेगा। देश की सुरक्षा और मनोबल पैसे से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है और कोश्यारी समिति ने सुझाव दिया कि बिना किसी बदलाव के वन रैंक वन पेंशन को पूरी तरीके से लागू करें। इस रिपोर्ट ने सरकार की जिम्मेदारी को और बढ़ा दिया और साथ ही पूर्व सैनिकों को नई उम्मीद दे दी। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, वो है सरकारी कार्यान्वयन आदेश 7 नवंबर 2015। आखिरकार मौजूदा सरकार आई और सरकार ने आने से पहले चुनाव में ये घोषणा की थी कि हम लाएंगे वन रैंक वन पेंशन और वन रैंक वन पेंशन में यदि सबसे ज्यादा किसी को फायदा मिलेगा तो उन जवानों को मिलेगा जो कम उम्र में सेवानिवृत्त होकर आ जाते हैं या फिर डिसेबिलिटी के साथ सेना से सेवानिवृत्त होकर आते हैं। लेकिन यह वादा खोखला साबित हुआ। प्रधानमंत्री जी का यह वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ है। कम उम्र में सेवानिवृत्त होने वाले प्रीमेच्योर रिटायरीज को वन रैंक वन पेंशन के दायरे से बाहर रखा गया है। तो बात करें सरकारी कार्यान्वयन आदेश 7 नवंबर 2015 की, तो दिल्ली के जंतर मंतर पर पूर्व सैनिकों द्वारा दशकों तक चले विरोध प्रदर्शनों, रैलियों और भूख हड़तालों के बाद सरकार ने 7 नवंबर 2015 को ओआरओपी की घोषणा की जो 1 जुलाई 2014 से प्रभावी हुई। तो सरकार ने 1 जुलाई 14 से जो लागू किया उसमें क्या लागू किया? कहा कि सभी पूर्व पेंशन भोगियों को वर्तमान पेंशन स्तर के करीब लाया गया। बकाया राशि का भुगतान 1 जुलाई 2014 से किया गया और लगभग 20 लाख डिफेंस पेंशनर्स को इसका लाभ मिला। लेकिन जो 1 जुलाई 14 से ओआरओपी लागू हुई इसमें बहुत ही बड़ी कमियां थी। 3 जो प्रमुख कमियां हैं वो इस प्रकार है कि जो एवरेज का फॉर्मूला लिया गया उसमें जो हाईएस्ट पेंशन और मिनिमम पेंशन का 2014 का एवरेज निकाला गया। तो परिणाम क्या हुआ? एक पद अनेक पेंशन हो गई, यानी वन रैंक मैनी पेंशन हो गई। अब जो पंचवर्षीय संशोधन हुआ, 5 साल के बाद जो संशोधन हुआ वो ऑटोमेटिक एनुअल जो इंक्रीमेंट होता है, जैसे कि प्रत्येक वेतन आयोग के साथ नागरिकों को मिलती है,
इसके बजाय ओआरओपी में पेंशन को हर 5 साल में एक बार संशोधित किया जाना था। अब क्या हुआ कि समय से पहले सेवानिवृत्त होने वालों का बहिष्कार हुआ। लंबे वर्षों की सेवा के बाद जो प्रीमेच्योर रिटायरीज है, ऐसे सैनिकों को ओआरओपी से वंचित कर दिया गया। तो ये 3 बड़ी कमियां थी इसमें। इसके बाद 2015 का जो आदेश, वो ऐतिहासिक आदेश था, लेकिन ये वे वास्तविक ओआरओपी नहीं थी जो पूर्व सैनिक 1973 से चाहते थे, 1973 से मांग कर रहे थे। यानी ये खोखली ओआरओपी साबित हुई। ओआरओपी का मतलब है कि चाहे किसी भी तरीके से वो सेवानिवृत्त होके आए हो, वो पेंशन प्राप्त कर रहे हो, तो उनको ओआरओपी के दायरे में रखा जाए। लेकिन प्री मैच्योर रिटायरीज को बड़ा झटका लगा और ये 1 जुलाई 14 से इसमें आंशिक यानी डाउट था कि किनको मिलेगी और किनको नहीं मिलेगी, लेकिन 1 जुलाई 19 वाले आदेश ने और 1 जुलाई 24 वाले आदेश ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि प्री मैच्योर रिटायरीज यानी जिन्होंने खुद एप्लीकेशन लिख के सेवानिवृत्ति मांगी, उनको ओआरओपी नहीं मिलेगी। अब बारी आती है पॉइंट नंबर 5, माननीय सुप्रीम कोर्ट का 16 मार्च 2022 का वो आदेश। पूर्व सैनिकों के संगठनों ने 2015 के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने 16 मार्च 2022 को अपना फैसला सुनाया। सरकार का 2015 का आदेश एक नीतिगत निर्णय था और अदालतें ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कोई कानून नहीं है, ये सरकार की साफ नीति का असर है कि उन्होंने पूर्व सैनिकों का सम्मान किया और उनको 1 रैंक 1 पेंशन दिया। अब इसमें औसत आधारित सूत्र और 5 वर्षीय संशोधन को बरकरार रखा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब ओआरओपी का रिवीजन हो, उससे पहले साल का मिनिमम और मैक्सिमम का जो एवरेज लिया जाता है वो बिल्कुल सही है, और 5 साल में जो सरकार संशोधन कर रही है वो भी सही है। अब समय से पूर्व सेवानिवृत्त होने वालों को बाहर रखने की नीति को भी वैध नीति के रूप में बरकरार रखा गया। कहा कि जो प्रीमेच्योर रिटायरीज है उनको जो सरकार ओआरओपी नहीं दे रही है वो भी सही बात है। तो फिर पूर्व सैनिक क्यों 16-17 से लेके 2022 तक लड़ते रहे सुप्रीम कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट ने तो पूर्व सैनिकों के हक में एक लाइन भी नहीं लिखी। कहा कि जो सरकार ने किया है वो सही किया है, वो सरकार की जो नीति है वो बिल्कुल सही है, ये उनका नीतिगत फैसला है। तो ये बात तो 2016-17 में जब जो याचिका दायर की गई थी उस समय भी कही जा सकती थी, लेकिन पूर्व सैनिकों को लगभग 6 साल तक इंतजार करना पड़ा। अब आगे क्या हुआ? 1 रैंक 1 पेंशन 2 की तालिकाएं 2023 में जारी की गई और 5 साल बाद जो इसका संशोधन होना है। 2024 में ओआरओपी 3 की टेबल का पालन किया गया, लेकिन औसत फॉर्मूले के कारण कई पूर्व सैनिकों की पेंशन में बहुत कम या कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई। उल्टा पेंशन एवरेज में कम निकल के आई। अच्छा हुआ सरकार ने कह दिया कि टेबल में यदि पेंशन मौजूदा पेंशन से कम आती है तो ऐसे पेंशनर्स की पेंशन रिकवरी नहीं की जाएगी, उनकी पेंशन को प्रोटेक्ट किया जाएगा। नहीं तो यहाँ पे सरकारें या रक्षा मंत्रालय टेबल के अनुसार पेंशन मानता तो कई जेसीओज की पेंशन कम हो जाती। अब बारी आती है 31 जनवरी 2025 के माननीय आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल दिल्ली के फैसले की। 31 जनवरी 2025 को आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल दिल्ली ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। इस फैसले में सुनाया कि समय से पहले सेवानिवृत्त होने वालों को 1 रैंक 1 पेंशन के बाहर रखना संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 समानता के अधिकार का उल्लंघन है। ट्रिब्यूनल ने प्रसिद्ध डीएस नकारा मामले का हवाला दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि पेंशन भोगियों को अनुचित तरीके से विभाजित नहीं किया जा सकता, यानी पेंशनर में अलग अलग कैटेगरी नहीं बनाई जा सकती। एफटी ने कहा कि समय से पहले रिटायर होने वाले यानी प्रीमेच्योर रिटायरीज को भी ओआरओपी लाभ मिलना चाहिए। हालांकि ऐसे कई अन्य फैसलों की तरह इसका कार्यान्वयन अभी भी सरकार के पास लंबित है। सरकार इस फैसले को लेकर बैठी हुई है, लेकिन प्रीमेच्योर रिटायरीज को ओआरओपी नहीं दे रही है। तो दोस्तों, सच्चाई को सरल शब्दों में इस प्रकार व्यक्त करते हैं कि 40 वर्षों के संघर्ष के बाद आखिरकार 2015 में 1 रैंक 1 पेंशन को लागू करने का श्रेय भारतीय जनता पार्टी सरकार को जाता है, लेकिन यह कोश्यारी समिति द्वारा परिभाषित संपूर्ण ओआरओपी नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के 2022 के फैसले का मतलब है कि पेंशन संभवतः औसत फॉर्मूले और 5 साल की समीक्षा प्रणाली के साथ जारी रहेगी।
अगला संशोधन 1 जुलाई 2029 को होना है। समय से पहले सेवानिवृत्त होने वाले जो प्रीमेच्योर रिटायरीज है उन पर एएफटी का 2025 का फैसला नई उम्मीद जगाता है, लेकिन हमें यह देखने के लिए इंतजार करना होगा कि सरकार इसे लागू करती है या नहीं। वो सरकार लागू नहीं करती है तो क्या देश भर के प्रीमेच्योर रिटायरीज इसको लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट तक चैलेंज करते हैं या नहीं। तो ये बात देखने वाली होगी और सब कुछ फ्यूचर में होगा। आज तक बस इतना ही, और आइए हम सब जागरूक, एकजुट और स्वस्थ रहें। पेंशन के मामले जटिल है, लेकिन ज्ञान ही शक्ति है। तो वन रैंक वन पेंशन के पूरे मुद्दे को 6 पॉइंट में कवर करने के लिए एक्स सर्विसमैन कॉर्नर का मैं आभारी हूं। उन्होंने ये लेख अपनी वेबसाइट के ऊपर छापा है और इस लेख को ही मैंने आपको इस वीडियो के जरिए समझाया। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ आगे भी इसी प्रकार की अपडेट पाते रहने के लिए सैनिक समाचार इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।